तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक के भेद क्या क्या है। इस बीच में कोई भी बातें नहीं होंगी, बस पढ़ाई, ताकि आप बाद में भविष्य में इस वीडियो को जरूर देख सको। देखो कारक क्या होता है। कारक संज्ञा और सर्वनाम ने जिस वाक्यों को अन्य शब्दों के साथ जो संबंध दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। यानी कि आपने क्या समझा? कारक से हम यह समझ सकते हैं कि हम जो संबंध बताते हैं दैट्स कॉल्ड क्या? कारक। यानी कि कारक टोटल होते हैं 8 प्रकार के। इस 8 प्रकार को आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। पहला है कर्ता ने, ऐसा या कहानी से याद करो। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान को का के लिए, अपदान से संबंध का के लिए, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो आप इस तरीके से आप याद कीजिए। पिक्चर्स क्वालिटी बढ़ाइए, क्लियर दिखेगा। तो ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ये इस 8 प्रकार को, यानी कि कर्ता से आप क्या समझ रहे हो? तो ये जो होता है आपका रिलेशन बताता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कर्ता कहेंगे। जो चीजें आपको रिलेशन दिखाएं उसे हम कहेंगे कर्ता। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, कर्ता कारक क्या होता है। वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में होता है, यानी कि कोई वर्क करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जस्ट लाइक मोहन पढ़ता है, यहाँ कर्ता है मोहन, और इसकी विभक्ति यहाँ पे क्या है? इसकी जो भी विभक्ति है वो लुप्त है, इसमें तो कोई विभक्ति नहीं है। विभक्ति मतलब क्या समझे? ये क्या है? विभक्ति है, कोई विभक्ति नहीं है। यानी कि मोहन बस पढ़ता है, तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो अगर आप कोई भी चीज काम कर रहे हैं तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है। देखो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सामान्य भूत, आशान्य भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूतकाल। तो ये क्वेश्चंस आए थे 2021 में, तो मे बी आपको कहीं 2023 में भी आपको देखने को मिले। देखो एक जो कर्ता के साथ होता है, यानी कि केवल सामान्य भूत, आशान्य भूत, पूर्ण भूत किसे कहते हैं? सामान्य भूत किसे कहते हैं? राम ने रोटी खाई। किसने खाई? तो राम ने रोटी खाई है। आशान्य भूत, राम ने रोटी खाई है। यहाँ पे राम ने रोटी खाई, यानी कि वो कंटिन्यूटी भी हो सकता है। ये रोटी कौन खाया? तो ये रोटी मतलब एक क्या है? सामान्य है, अरे राम खाया होगा। यहाँ पे आशान्य भूत मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी भी चीज पर जोर दिया, हाँ ये रोटी तो राम ने ही खाया है, यानी कि निश्चितता का, डिफिनिट का बोध हुआ। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी, यानी कि राम कोई चीज कर चुका रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूत। संदिग्ध भूत किसे कहेंगे? राम ने रोटी खाई होगी, हो सकता है सीता ने भी रोटी खाई, यानी कि संदेह हो जाता है। तो ये सेंटेंस एक ही है, राम का रोटी खाना ही सेंटेंस है, लेकिन सारे कालों में क्या क्या है? अलग अलग हैं। तो आपको याद करने वाले बस यही हैं कि सामान्य भूत जैसे कि मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया एक नॉर्मल बात है। मोहन ने खाना खाया है एक निश्चितता का बोध बता रहा है, यानी कि डेफिनिट का बोध बता रहा है। मोहन ने खाना खाया था, ठीक है ना, तो था, थी, थे, ये सब क्या है? पास्ट हो बता रहा है आपको। संदिग्ध, मोहन ने खाना खाया होगा, बट आपको नहीं पता, आप ऐसी बातों को यूज करते हो आम जिंदगी में, लेकिन क्या है? आपको नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हुई सामान्य भूत, आशान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। पहला क्या बताता है? जनरल सेंटेंस बताता है। दूसरा क्या है? हाँ आपको दिखाता है कि हाँ इसने वो काम किया है। तीसरा क्या बताया? एकदम डिफिनिट बताता है कि उसी ने खाना खाया था। और चौथा क्या बताता है? तो पॉसिबिलिटी बताता है। जब अकर्मक, देखो यहाँ पे समानता अकर्मक क्रिया में कोई भी विभक्ति नहीं लगती है। जैसे कि देखो नहाना, छींकना, अकर्मक मतलब क्या होता है? कोई काम करना, थूकना, खांसना, ये सब नॉर्मल वर्ड्स है। उन्हें खांसा, छीका, नहाया आदि, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगती है। फिर जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, यानी कि अकर्मक क्या है? सकर्मक बन जाए, तो चिन्ह हम कह, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने अपनी लड़ाई लड़ी, तो ये सब क्या हो गया? ने आ गया, ने आ गया। तो यानी कि अकर्मक क्रिया यानी सीधे सीधे जिसका किसी भी चीज पर प्रभाव ना पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं।
देखो यहाँ पे वर्तमान और भविष्य काल क्रियाओं में चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम खाएगा, राम खाएगा। तो इसमें क्या है, वर्तमान काल, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा उसमें चिन्ह नहीं होगा, कोई भी कर्ता का यूज नहीं होगा। कर्ता का यूज क्या होता है, तो हम जब पास्ट टेंस में करते हैं। बकना, बोलना, ले जाना, भूलना, समझना, ये सब सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं है, तो इसमें कर्ता का चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त क्रियाएं का अंतिम खंड अगर सकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं तो कर्म है। कर्म किसे कहते हैं, जिस क्रिया पर फल पड़े, यानी कि कोई भी क्रिया है अगर आप पे फल पड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म करेंगे। राम ने रावण को मारा, यानी कि राम क्या है यहाँ पे, तो राम कर्ता हो गया और रावण क्या हो गया, कर्म था। मारेगा नहीं तो फिर कैसे सीता जी वापस आएंगी। सीता फल खाती है, राम रोटी खाता है। करण किसे हो, वही कर्ता ने कर्म को, जो आपको याद है तो इसे विभक्ति से नाम से लिखता है। संप्रदान, जिसके लिए कोई काम किया जाए, यानी कि क्या है यहाँ पे क्या हो गया, तो जो भी चीजें आपको क्या होती है, जो दिखाता है, यानी किसके लिए क्या कहते हैं, तो वो भी होता है। अपादान क्या होता है, अगर किसी वस्तु को अलग किया जाए, जैसे वह अपने वर्क से बाहर हो गया, पेड़ से पत्ते गिर गए, तो अपादान का हम ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, अपादान का यूज किस लिए किया जाता है, तो अपादान का यूज हम किसी भी चीज को अलग करने के लिए करते हैं। संबंध आपको पता ही है कि संबंध, अधिकरण मतलब क्या होता है, तो आपको क्या है, अधिकरण क्या होता है, जिस पर क्या है, क्रिया का आधार माना जाए, यानी कि आधार होना चाहिए। इसमें में और पर है, लड़की घोड़े पर बैठी है, ठीक है। संबोधन क्या होता है, अगर किसी को बताया जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने सुना हो ना, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। और संबोधन का ये होता है साइन। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, बताइए। बताइए, बहुत सही जवाब। तो आ गया समझ में, यानी कि आप अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो यानी कि आपको आ गया समझ में। वह ग्राम में वास करता है, इसमें किस कारक की विभक्ति है। बताइए, वह ग्राम में वास करता है। चलिए बहुत अच्छे। अब हम दूसरा, ये सारे क्वेश्चंस को आपको करना है होमवर्क में। क्या लग रहा है, संडे है तो क्या सब छुट्टी मारोगे, नो, छुट्टी तो देंगे नहीं। चलो अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष होने का बोध हो, तो देख लो कि आप क्या क्या हो। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। लिंग दो भेद के होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जो पुरुष होने का संबंध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री होने का संबंध हो। साफ मुझे भी दिखा, अब साफ दिखा। पुल्लिंग, देखो पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कभी कभी देखो आप लोग गलत करके आते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। समय सूचक के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम, द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चलिए, शरीर के कुछ अंग जैसे देखो, मुंह, कान, ओठ, गला, पैर आदि, जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, आ, आर, न, आवा, भूदान, एरा, ख, जत्र होते हैं, जैसे मोटापा, चाय, तो ये सारे क्या होते हैं आपके अपवाद में। चांदी कभी पुल्लिंग नहीं होता है, चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब देखो यहाँ पे, वहां पे दिनों के नाम, महीनों के नाम सब पुल्लिंग था, और देखो स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं,
तिथि के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया, ये सारे के सारे नक्षत्रों के नाम, नदियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, शरीर के अंगों के नाम, भोजपुरी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वे फारसी शब्द जिनके अंत में त और ह आते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दौलत, फतह, सुबह, अमानत, ये सारे क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ये सारी चीजें लगी रहती है तो वो सारे क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर देखो, ई जोड़कर बनाए जाते हैं। नर क्या है? पुल्लिंग है। अगर उसमें नाड़ी यानी कि ई की मात्रा जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखो वचन क्या कहते हैं? वचन समझ में आया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कि अभी भी कुछ बताने की जरूरत है? बोल सकते हैं, बोलिए यस या नो। चलो देखो यहाँ पे वचन, वचन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर पढ़ा है। वचन का अर्थ होता है बोली, किंतु व्याकरण में इसका तात्पर्य क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया से जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो, यानी कि आपको क्या है? नंबर्स का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या बताना, मात्रा बताना नहीं। इसमें दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन। एक जिससे एक का बोध हो, दो जिससे दो का बोध हो, पता ही चल रहा है। चलो बताओ, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत अच्छे, तो समझ में आ रहा है तभी तो आंसर्स दे रहे हो ना आप लोग। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी होगा। चलो ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ब्राह्मणी होगा। चलो अब थोड़ा वचन से पूछ लूं मैं आपसे। मयूरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? मयूरी शब्द का बताइए। तो मयूर होगा। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। चलिए चीजें हुई क्लियर। अरे उतना टफ नहीं है, इसी के लिए तो मैं रखी हूं। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, चलिए आइए। हिंदी में एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं? इसमें तो आपने 10, 9, 8 कहीं पढ़ा होगा। हिंदी में कितने होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। हिंदी में कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, सर्वनामिक होते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, काली गाय चरती है। यहाँ काली गाय संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है और काली क्या है? विशेषण है। अब देखो आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा, देखो कैसे होता है। काली गाय चरती है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ज्यादा हो रहा है तो फिर हम आज इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और कल भी हिंदी का क्लास है तो कल हम पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, काली क्या हो गया शब्द? गाय क्या है? नाउन है। और काली क्या हो गया? तो उसकी क्या है विशेषता? गाय तो है लेकिन वो क्या है? काली है, यानी कि ब्लैक है। गाय तो है लेकिन ब्राउन है, तो उसका काली क्या हो गया? विशेषण है।
तो ये सारी चीज तो उसका क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, तो इसी को हम कहते हैं विशेषण। अब देखो गुणवाचक किसे कहते हैं, संज्ञा के सर्वनाम के गुण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप स्वभाव दशा आदि का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गुणवाचक कहते हैं। जैसे दयालु राजा, विशाल गाय, चतुर बालक, यानी क्या होता है, आपकी क्वालिटी को दर्शाता है, वो तो क्या कहलाता है, गुणवाचक। ठीक है। संख्यावाचक किसे कहते हैं, तो संख्या जिससे क्या होता है, जाहिर सी बात हो, संख्या का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक। अब परिमाणवाचक किसे कहेंगे, जिसमें कोई तौलने नापने जैसी कोई चीज हो तो उसे हम परिणामवाचक कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जिस शब्द सर्वनाम का विशेषण के रूप में होता है, यानी कि देखो आप राम खाता है, राम शहर जाता है, राम ये करता है, बार बार इन चीजों को तो आप नहीं बोल सकते हो, उसके लिए राम आम खाता है, वह शहर जाता है, शहर से क्या है, वह बगीचा से लाता है, इसमें वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया आपका। ठीक है ना, तो यह वह कोई कौन, ये सब कौन सा हो गया, सर्वनामिक विशेषण। चलो अब हम पढ़ेंगे क्रिया, कि क्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी टॉपिक है। क्रिया, देखो क्रिया जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी न किसी मूल शब्द से बनती है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं, जैसे जाना, आना, हंसना, खेलना आदि। मतलब क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। चीजों को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस पूछिएगा। क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं जिससे क्या होता है, कोई भी चीज सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाए, और दूसरा क्या हो जाता है, एक नॉन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म या उसके रहने की संभावना हो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे, उसे कर्म कहते हैं। जैसे क्या है, राहुल पुस्तक लिखता है, यहाँ लिखना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, राधा रोती है, यानी क्या कर रही है, नेगेटिव चीजें कर। आपको समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आप कैसे क्रिया को बांटोगे, ये चीजें हुई, समझ में आया। एक मिनट रुक जाइए, देख लेती हूँ अभी कितना बचा हुआ है। आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो था नहीं, कोई बात नहीं, तो यही क्रिया तक ही हम बस खत्म करते हैं। कल पढ़ाएंगे बाकी। कल पढ़ाएंगे बाकी, ठीक है। यहाँ क्रिया तक तो पढ़ लो, क्रिया के अनुरूप, क्योंकि बाकी लोगों को तो आना ही नहीं है, संडे है तो संडे मना रहे हैं। सहायक क्रिया देखो किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया होती है। हाँ, और एक बात और, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की फुल वीडियो यानी कि जो 6 हम वीडियो पढ़ाए थे ना, तो उसका हम यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आप लोग जरा उसे देख लीजिएगा, डाल दिए हैं, तो जैसे ही होता है आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा एप्टीट्यूड का फुल थ्योरी वीडियो, उसे जरूर देखिएगा, पीडीएफ देंगे। संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायता के लिए आती है। सहायता के लिए आने वाली को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रिंस ने कंस को मार डाला, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। पूर्वकालिक क्रिया सेम एज इट इज है कि क्या है, दूसरी पहली क्रिया समाप्त होती नहीं है, पहला काम समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा काम आपने स्टार्ट करना है। और द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म रहते हैं ऐसी क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, इस वाक्य में मोहन को मिठाई दो क्या है, कर्म है, कि टोटल 2 कर्म है, उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे, तो द्विकर्मक क्रिया कहेंगे।
प्रेरणार्थक, जो प्रेरणा देता है स्वयं न कर दूसरों को, जैसे आपके छोटे भाई बहन हो तो बोलते हो अरे सुनो चलो मेरे लिए पानी ला दो, या बहन हो अगर बड़ी हो तो आपका छोटा भाई भी आपको बोलता है कहाँ हो दीदी पानी ला दो, तो आप इस तरीके के वर्ड सुनते हो, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। चलिए बताइए इसमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। बताइए बताइए फटाफट बताइए। ये पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, सॉल्व सारा नहीं करना है, अकर्मक क्रिया तक है, बाकी का पीडीएफ आप पढ़े रहोगे, मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, तो पढ़ कर आइएगा और फिर इस वीडियो को दोनों को एक साथ जोड़कर आपके सामने प्रकट किया जाएगा। चलो आंसर क्या हो गया, सुंदर, सुंदर है ना जी। गुणवाचक कह रहा है, गुण, क्वालिटीज। कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। चलिए चलिए फटाफट बताइए कौन सा शब्द संख्यावाचक है, तो तीसरा, बहुत सही जवाब। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई